बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉर्पोरेट लॉ टॉपिक्स हैं लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2017। इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो डिस्कस होंगे। डायरेक्टर्स ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशंस ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी एंड हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। इसके अलावा है कमिटीज ऑफ बोर्ड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। उसके लिए रेगुलेशंस 19 से रेगुलेशन 25 और रेगुलेशन 28 से लेके रेगुलेशन 34 तक जो लिस्टेड कंपनीज के हैं वो डिस्कस होंगे। चैप्टर नंबर 7 है डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। रेगुलेशन नंबर 19 जो है ये डायरेक्टर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम से रेलेवेंट है कि तमाम कंपनीज जो हैं ये ऐसे अरेंजमेंट्स करेंगी कि जिसमें ओरिएंटेशन कोर्सेज जो है डायरेक्टर्स को करवाए जाएंगे। इनका बेसिक पर्पस ये होगा कि उनको आगाही मिले, वो एक्विंट विद हों उन रेगुलेशंस के साथ, एप्लीकेबल लॉज के साथ, और अपनी जो उनकी ड्यूटीज़ हैं डायरेक्टर्स की, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनके साथ आगाह हों। और यहाँ पे भी ये बात ज़हन में रहे कि ये कोर्सेज ज़्यादातर लिस्टेड कंपनीज जो हैं उनके जो डायरेक्टर्स हैं ये उनके ऊपर एप्लीकेबल हैं। और उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स लिस्टेड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उस हवाले से कैसे अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करना है, इसमें उनसे मुतल्लिक जो है उनको आगाही दी जाएगी। रेगुलेशन 20 जो है वो डायरेक्टर्स ट्रेनिंग से मुतल्लिक ये बताता है कि ये मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है तमाम कंपनीज के लिए जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं, कि 30 जून 2019 तक कम अज़ कम उनके हाफ डायरेक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाए, और 30 जून 2020 तक कम अज़ कम जो है 75% जो डायरेक्टर्स हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जा चुकी हो। और 30 जून 2021 तक ये कहा गया है कि तमाम जो डायरेक्टर्स होंगे उनको बाकायदा तौर पे जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, और अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस वो कैसे अपनी ड्यूटीज़ को जो है वो परफॉर्म करेंगे। उनका जो डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बाकायदा तौर पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा किसी इंस्टीट्यूशन की जानब से, चाहे वो इंस्टीट्यूशन लोकल हो या फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो। लेकिन उसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, वो ये कि कमीशन जो है उसके अप्रूवल ज़रूरी है। कमीशन ने ऐसे इंस्टीट्यूशन को बाकायदा अप्रूव किया हो जो डायरेक्टर्स को ट्रेनिंग देता हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन जो है या वो इदारा लोकल है या फॉरेन इदारा है, लेकिन उस इदारे के लिए ज़रूरी है कि उसके बाकायदा तौर पे अप्रूवल हो कमीशन की जानब से। तो जो भी नए डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे उनको बाकायदा तौर पे डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा, और ये जो सर्टिफिकेट है ये उनकी अपॉइंटमेंट से 1 साल के अंदर अंदर उनके लिए हासिल करना ज़रूरी है। यानी जैसे उनकी अपॉइंटमेंट होती है विद इन 1 ईयर वो ये सर्टिफिकेशन जो है वो हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी एक्सेप्शन है, वो ये कि जिनकी क्वालिफिकेशन, जिन डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन ऐसे है कि वो 14 ईयर्स तक उनकी एजुकेशन है या उनका 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है किसी लिस्टेड कंपनी के हवाले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, उस सूरत में वो एग्जाम्प्ट होंगे। चाहे वो कंपनी लोकल थी या वो फॉरेन कंपनी थी, लेकिन वो लिस्टेड कंपनी थी और वहाँ पे उनका 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है या उनकी 14 ईयर्स एजुकेशन है, उस सूरत में वो इस ट्रेनिंग से एग्जाम्प्ट होंगे, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके अलावा कमीशन के पास इख्तियार है कि इन मामला के अलावा जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस की, किसी और वजह से भी डायरेक्टर्स को जो है वो एग्जाम्पशन दे सकता है, ये कमीशन के इख्तियारात में शामिल हैं। और ये बात ज़रूरी होगी कि जो ट्रेनिंग जिसका हमने ऊपर जिक्र किया है उसमें ट्रेनिंग में कम से कम एक फीमेल एग्जेक्टिव शामिल हो डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो जून 30 2019 से ऑनवर्ड ये एप्लीकेबल है। ये जो रेगुलेशन है ये जून 30 2019 से ऑनवर्ड एप्लीकेबल है, जिसमें एक फीमेल एग्जेक्टिव का डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया जाना ज़रूरी है। सेकेंडली इसमें यह है कि एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में लाजमी तौर पर उसको जो है वो ट्रेन किया जाएगा, और ये रूल एप्लीकेबल है जून 30 2021 से ऑनवर्ड। ये रूल जो है ये अभी एप्लीकेबल नहीं, बल्कि 30 जून 2021 से ये एप्लीकेबल होगा। चैप्टर नंबर 8 जो है ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी एंड हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट और उनकी क्वालिफिकेशन से रेलेवेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इन तमाम ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा, इनके जो रेम्यूनरेशन है उनको फाइनलाइज करेगा, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस एम्प्लॉयमेंट की
उनको फाइनलाइज करेगा। यही ऑफिसर जो के हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी और हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। इसी तरह इनकी जो रिमूवल की जहाँ तक बात है, तो इनकी जो रिमूवल इन्हीं ऑफिसर्स की वो बोर्ड के अप्रूवल के साथ होगी। यानी अगर इनको रिमूव करना है तो ज़रूरी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाकायदा तौर पे अप्रूवल देंगे, उसके बाद इनको रिमूव किया जाएगा। और जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है, अगर वो कोई रिकमेंडेशंस देता है या ऑडिट कमेटी की जो रिकमेंडेशंस आती हैं, उस सूरत में भी किसी ऑफिसर को, किसी एग्जीक्यूटिव को जो है वो रिमूव किया जा सकता है। और रिमूवल में एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन की गई है। वो एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर किसी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया 1 साल के लिए और एक साल मुकम्मल होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट जो है रीन्यू नहीं किया गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं किया गया, इसका मतलब ये है कि वो रिमूव हो जाएगा 1 साल के बाद। जैसे ड्यूरेशन उसकी कंप्लीट होगी सर्विसेज की, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव समझा जाएगा। रेगुलेशन 23 जो है ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की क्वालिफिकेशन से मुताल्लिक। इसमें ये कहा गया है कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन है वो ये उसमें ये होना चाहिए कि उसके 3 इयर्स की मैनेजरियल एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट की फील्ड में या अकाउंटिंग में, या वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो उसके पास, या कॉर्पोरेट अफेयर्स को वो डील करता हो किसी कंपनी के, या वो मेंबर हो। और इसके अलावा वो मेंबर हो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का, यानी आई कैप का वो मेंबर हो। और इसके अलावा वो या वो मेंबर हो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का। यानी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट में, अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल मैटर्स में, कॉर्पोरेट अफेयर्स में। इसके अलावा वो आई कैप का मेंबर हो, या वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का मेंबर हो। या तो उसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए जो हमने क्लॉज ए में डिस्कस की है, और सेकेंडली ये है कि उसका 5 इयर्स का मैनेजरियल एक्सपीरियंस हो ऑडिट की फील्ड में या अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल मैटर्स में, कॉर्पोरेट अफेयर्स में, ये उसका एक्सपीरियंस हो। और इसके अलावा वो मेंबर हो किसी भी प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटेंट्स का, जिसको प्रूव करता है, कॉमन जिसको प्रूव करती है। और इसके अलावा उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसके पास होनी चाहिए, और इसको जो है ये HEC जो है वो अप्रूव करती हो। अब उसकी जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो कौन से सब्जेक्ट में होनी चाहिए, वो फाइनेंस में होनी चाहिए। यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि डिग्री जो है वो फाइनेंस में होनी चाहिए। अब तीसरी जो क्लॉज है, इन तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन हो सकती है। और थर्ड वन है कि उसका 7 इयर्स का एक्सपीरियंस और मैनेजरियल एक्सपीरियंस ऑडिट की फील्ड में हो, अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल या कॉर्पोरेट अफेयर्स में होना चाहिए। और उसके पास जो है वो एक डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, जिसको HEC जो है वो रिकग्नाइज करती हो। और इसके अलावा जो है कमीशन जो है किसी भी शख्स को सूटेबल करार दे सकता है। अगर कमीशन सूटेबल करार दे दे तो उसके बाद को भी जो है वो सामने रखा जाएगा, उस शख्स की अपॉइंटमेंट हो सकती है अगर कमीशन किसी शख्स को जो है वो सूटेबल कहे किसी भी पोस्ट के लिए। रेगुलेशन 24 जो है ये इंटरनल ऑडिटर की क्वालिफिकेशन से मुतल्लिक है। उसका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट में या फाइनेंस में या कंप्लायंस फंक्शन में, और वो भी मेंबर हो आई कैप का या ICMA का मेंबर होना चाहिए क्लॉज ए के मुताबिक, या ऐसा शख्स हो सकता है इंटरनल ऑडिटर जिसका एक्सपीरियंस ऑडिट में हो, फाइनेंस में हो या कंप्लायंस फंक्शंस में हो। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस ये होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो शख्स जो इंटरनल ऑडिटर होगा वो बाकायदा तौर पे सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिट हो, या सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर हो, या सर्टिफाइड इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर हो, या उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए बिजनेस में या फाइनेंस में, ऐसी यूनिवर्सिटी से जिसको HEC जो है वो रिकग्नाइज करता है, और वो मेंबर होना चाहिए बाकायदा तौर पे किसी प्रोफेशनल बॉडी का। ये बात ज़रूरी है उसको अपॉइंटमेंट के लिए। या एक और ऑप्शन है कि वो 7 इयर्स का उसका मैनेजरियल एक्सपीरियंस हो ऑडिट की फील्ड में या अकाउंटिंग में या फाइनेंशियल या कॉर्पोरेट अफेयर्स में, और उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, चाहे वो पाकिस्तान से हासिल की है या अब्रॉड से की है, लेकिन उसको रिकग्नाइज करता है HEC। इसके अलावा कोई भी और ऑफिसर हो सकता है जिसको कमीशन जो है वो सूटेबल करार दे दे। बॉडी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के जहाँ तक बात है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इससे मुराद है कि कोई भी ऐसा इदारा जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिश किया गया और उसको गवर्न किया जाता है स्पेशल इनेक्टमेंट के तहत। स्पेशल इनेक्टमेंट का मतलब है खास कानून के तहत।
फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जो है उसको गवर्न किया जाता है। और वो एज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, जिसको मैनेज करते हैं नेशनल काउंसिल। और उसका जो एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया, इंटाइटलमेंट ऑफ मेंबरशिप का क्राइटेरिया, वो भी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करती है कानून के तहत। या कोई भी ऐसा अदारा जो कि पाकिस्तान से बाहर है और एक स्पेशल कानून के तहत जो है मुल्क में उसको रिकग्नाइज किया गया है, और वो बाकायदा तौर पर मेंबर है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का, तो ऐसा इदारे की जानिब से किया गया सर्टिफिकेशन जो है वो वैलिड समझी जाएगी। अब तीसरी जो क्वालिफिकेशन है, दैट इज क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी जो है वो उसकी वो क्वालिफिकेशन होगी जो थ्रू रेगुलेशंस कमीशन जो है वो मुकर्रर करेगा। यानी यहाँ पे क्लियर नहीं कहा गया कि क्या क्वालिफिकेशन होगी, लेकिन ये बात की गई है कि कमीशन रेगुलेशंस के जरिए जो भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा कंपनी सेक्रेटरी के लिए, वो क्वालिफिकेशन जो है कंपनी सेक्रेटरी की होना जरूरी होगी। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 है कमिटीज ऑफ बोर्ड, और इसमें बोर्ड की कमिटीज और उनके कॉम्पोजिशन का जिक्र होगा सिर्फ। रेगुलेशन 28 जो है ये ऑडिट कमेटी से मुतल्लिक है, कि जो ऑडिट कमेटी होगी उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ जानिब से जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा इन रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी के, वो एक ऑडिट कमेटी इस्टेब्लिश करेंगे। उसमें कम से कम 3 मेंबर्स होंगे, और इन 3 मेंबर्स में से जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होंगे, और उसमें कम से कम जो है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो भी होगा। इसी तरह इसमें जो चेयरमैन होंगे कमेटी के, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, और वो बोर्ड का चेयरमैन नहीं होगा। यानी वो बोर्ड का चेयरमैन नहीं होगा, अलबत्ता वो कमेटी का चेयरमैन होगा। तो इसी तरह जो बोर्ड है वो देखेगा कि एक मेंबर जो है वो ऑडिट कमेटी का जो है वो फाइनेंशियली लिटरेट होना लाजमी है। ये बात इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियली लिटरेट से क्या मुराद है? फाइनेंशियली लिटरेट से मुराद है जो कि मेंबर हो किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का, या जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो फाइनेंस में, और वो डिग्री जो है उसको रिकग्नाइज करता हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट रिकग्नाइज करते हो, HSA उसको रिकग्नाइज करता हो, या वो अब्रॉड से उसकी जो है वो डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो ऑडिट कमेटी जो है वो एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगी, और वो सेक्रेटरी जो है वो कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है, जैसे कि हमने ऊपर जिक्र किया है। तो कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है, या वो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट भी हो सकता है। तो ऐसे शख्स जो है वो ऑडिट कमेटी के सेक्रेटरी के तौर पे अपने फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम देगा। रेगुलेशन 29 जो है ये ह्यूमन रिसोर्स एंड रिम्यूनरेशन कमेटी से मतलब है। इसकी जो कॉम्पोजिशन है, इसमें 3 मेंबर्स होंगे, और जो मेजॉरिटी होगी वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की होगी। उसमें कम से कम एक जो मेंबर है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, और जो चेयरमैन होंगे कमेटी के वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनको भी कमेटी के मेंबर के तौर पे इंक्लूड किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो कमेटी है दैट इज नॉमिनेशन कमेटी। रेगुलेशन 30 के मुताबिक बोर्ड जो है एक सेपरेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा, जिसको नॉमिनेशन कमेटी कहा जाएगा, और इसमें डायरेक्टर्स शामिल होंगे जिनको कि मुनासिब समझा जाएगा, जिनको अप्रोप्रिएट समझा जाएगा कि इस कमेटी में अप्रोप्रिएट डायरेक्टर्स हों। वो किसी क्लास को रिप्रेजेंट करते होंगे, क्लास ऑफ डायरेक्टर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते होंगे, और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि रिकमेंडेशंस दें बोर्ड को अपने मामला से मतलब, और उनके जो चेयरमैन होगा वो बोर्ड कमेटी के मामला को जो है वो डील करेगा। इनका पर्पस ये भी होगा कि जो कंपनी है उसके जो स्ट्रक्चर है, साइज है, कॉम्पोजिशन है जो बोर्ड की, उसको जो है वो रिव्यू किया जाए, उनके मामला को देखा जाए, अगर कुछ चेंजेस आते हैं, ज़रूरी चेंजेस हैं, उनको डिस्कस किया जाए। उनके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको इंश्योर करेगा कि उनमें कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, उनमें कोई डुप्लीकेशन ना आ जाए किसी हवाले से भी। रेगुलेशन 31 जो है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी से मुतल्लिक है। रिस्क मैनेजमेंट जैसा कि ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी में कोई किसी भी किस्म का अगर कोई रिस्क आ सकता है, रिस्क फैक्टर आ सकता है, इसको रिमूव करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं अहम इकदाम करेंगे। इसके हवाले से वो कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या कमेटी भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसे हम रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कहेंगे। इसका बेसिक पर्पस होगा कि वो रिव्यू करेगी इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स को, कि अगर रिस्क प्रोसीजर जो अडॉप्ट किए गए हैं उनमें अगर ज़रूरत है
अमेंडमेंट्स की, चेंजेस की, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली उनमें चेंजेस किए जाएंगे। इस कमेटी का बेसिक फंक्शन ये होगा कि वो ये मॉनिटरिंग करेगी, रिव्यू करेगी तमाम मटेरियल कंट्रोल्स को, जिसमें फाइनेंशियल मैटर्स आ सकते हैं, ऑपरेशनल आ सकते हैं, कंप्लायंस कर सकते हैं। रिस्क मिटिगेशन मेजर्स को ये अडॉप्ट करेगी कि जो रिस्क है उसको कम अज कम किया जाए, रिस्क को मिनिमाइज किया जाए, उसको मिटिगेट किया जाए। मिटिगेट का मतलब भी जो है वो कम करना होता है। इसी तरह वो मुनासिब जो है वो डिस्क्लोजर करेगी कंपनीज के जो रिस्क फ्रेमवर्क है, कि कंपनी के जो रिस्क फ्रेमवर्क है क्या वो उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उनको वो जो है वो मेंशन करेगी डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में, कि कंपनी का जो रिस्क सिस्टम है, मैनेजमेंट का सिस्टम है, वो किस नौयत का है। उसको बाकायदा तौर पर डिक्लेयर किया जाएगा डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में। चैप्टर नंबर 11 जो है ये इंटरनल ऑडिट से मुतल्लिक है। इसमें रेगुलेशन नंबर 32 है। इसमें कहा गया कि इंटरनल ऑडिट का जो फंक्शन है हर कंपनी में होगा, और जो है हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट होगा वो उस पे फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक रिपोर्ट देगा ऑडिट कमेटी को, और उसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंपनी का। और इसके अलावा कंपनी के जो मामला थे उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन जो है उनके बाहमी मशावरत के साथ तय किया जाएगा। डायरेक्टर जो है वो उस वक्त तक अपॉइंट नहीं हो सकता जब तक इंटरनल ऑडिट फंक्शन को इंडिपेंडेंस को इंश्योर ना किया जाए, क्योंकि जो इंटरनल ऑडिट होता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसमें इंडिपेंडेंटली लोग अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हो, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव ना हो। अगर वो अंडर प्रेशर वर्क करेंगे तो ये इम्कान होगा कि इंटरनल ऑडिट जो है वो इंडिपेंडेंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं हो सकेगा। बोर्ड इस बात को भी इंश्योर करेगा कि जो इंटरनल ऑडिट की टीम है वो एक्सपर्ट्स के ऊपर मुश्तमिल हो, और उसका जो मेजर हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो उनको प्रॉपर मेंटेन करते हो, तमाम मामला तो उसमें जो है वो कवर होते हैं। उनका कमर्शियल जो फंक्शनल प्रोफाइल है वो क्या होगा। जो फंक्शनल प्रोफाइल उसमें ये है कि कंपनी इंश्योर करे कि जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो इतनी हो, मुनासिब हो, उसका एक्सपीरियंस हो इतना अच्छा हो कि वो कंपनी के पॉलिसीज को समझ सकता हो, इतना अप्रोप्रिएट हो, कंपनी के पॉलिसीज को समझ सकता हो, कंपनी के प्रोसीजर्स को समझ सकता हो, उससे वो आगाह कन्वर्सेंट हो, उसको जांच पड़ताल कर सकता हो, उसको वो जानता हो प्रॉपर तरीके से। इंटरनल ऑडिट का जो फंक्शन है चाहे वो मुकम्मल तौर पे या पार्शली हो, वो प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म इसको कर सकती हैं। और ये इंटरनल ऑडिट का जो स्टाफ है किसी होल्डिंग कंपनी का, वो भी इसको इंटरनल ऑडिट के फंक्शन को परफॉर्म जो है वो कर सकता है। और जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं जिसमें ये शामिल नहीं होंगे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इनके अलावा जो हैं वो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होंगे इंटरनल ऑडिट के लिए। यानी एक्सटर्नल ऑडिट में तो ऑडिट होता है, कंपनी ऑडिट अपने करवाती है, लेकिन जैसे ही ऑडिट कंप्लीट हो जाता है तो मेंबर्स अपने फंक्शंस परफॉर्म करके चले जाते हैं। लेकिन इंटरनल ऑडिट का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रेगुलेशन में ये कहा गया है कि इनके लिए फुल टाइम एम्प्लॉय होने चाहिए, ये बात ज़रूरी है। और जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जो रेगुलेशंस में प्रिस्क्राइब करती है, जैसा कि हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है। और वो जो इंटरनल ऑडिट के हेड है वो कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी काम करेंगे फर्म के दरमियान, इंटरनल ऑडिट फर्म के दरमियान और बोर्ड के दरमियान। बोर्ड से मुराद है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो एज कोऑर्डिनेटर भी अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। और उसमें ये भी कहा गया है कि वो ऐसे एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो हैं उनको इंटरनल ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। यानी जो एक्सटर्नल ऑडिटर हैं उनको इंटरनल ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट इसलिए नहीं किया जाएगा कि एक्सटर्नल ऑडिट का फंक्शन डिफरेंट है, इंटरनल का डिफरेंट है। क्योंकि इंटरनल ऑडिट में तमाम लोग जो हैं वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होंगे, जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो हैं वो ऑडिट करेंगे कंपनी का, फर्म का, कंपनी का, उसके बाद वो वापस अपने फर्म में चले जाएंगे। लेकिन इंटरनल ऑडिट जो है वो फुल टाइम एम्प्लॉयज़ कंसिडर होंगे, लिहाजा एक्सटर्नल ऑडिटर को इंटरनल ऑडिट अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो होगी उसमें बाकायदा तौर पर रिव्यू किया जाएगा एक्सटर्नल ऑडिटर्स की जानिब से भी, वो भी उसको रिव्यू करेंगे, उसको देखेंगे, और उसमें उनकी जो मेजर फाइंडिंग्स होंगी उनको ऑब्जर्व करेंगे, ऑडिट कमेटी की फाइंडिंग्स को ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के में इंपॉर्टेंट मामला हैं जिनकी एक सिग्निफिकेंस है उनको इस रिपोर्ट में जो है वो देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। नेक्स्ट है
चैप्टर नंबर 12 एक्सटर्नल ऑडिट। रेगुलेशन नंबर 33 है टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। इसमें फर्म को अपॉइंट किया जाएगा, फर्म ऑफ ऑडिटर्स की इसमें अपॉइंट किया जा सकता है अगर उनकी रेटिंग जो है वो ठीक है। लेकिन अगर उनकी रेटिंग ठीक नहीं है तो ऐसे एक्सटर्नल फर्म जो है उसको फिर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। उनकी रेटिंग का ताल्लुक जो है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के साथ है, जिसको ऑर्गेनाइज करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, और वो रजिस्टर्ड और बाकायदा तौर पे ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड ऑफ पाकिस्तान के साथ। ये बात एक्सटर्नल ऑडिटर्स के लिए ज़रूरी है। कोई भी कंपनी ऐसा एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करेगी जिनका जो पार्टनर है वो नॉन कॉम्प्लाइंट रहा हो। यानी नॉन कॉम्प्लायंस की वजह से अगर किसी भी वजह से उसके जो है वो कोई इशू बना हो, उस सूरत में जो है वो ऐसे शख्स को जो है वो ऐसी फर्म को जो है ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर फर्म के तौर पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, या जिसने वायलेशन की हो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स गाइडलाइंस की, जो कोड ऑफ एथिक्स से मुतलक हैं, या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट से मुतलक है, उस सूरत में जो है इनको अपॉइंट नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो रेकमेंड करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट को सालाना तौर पे, और उनका रिम्यूनरेशन जो है फाइनलाइज किया जाएगा। और इसका जो रिम्यूनरेशन फाइनलाइज करेगी वो फाइनलाइज करेगी ऑडिट कमेटी। और जो भी रिकमेंडेशंस होगी ऑडिट कमेटी की ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट्स के हवाले से और डायरेक्टर्स के रिपोर्ट के हवाले से उसको इंक्लूड किया जाएगा। और ऑडिटर्स रिटायर होने के बाद उनकी री अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया जो है वो भी मेंशन करेगी। जैसा कि ये ऑलरेडी भी जिक्र हो चुका था कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी में, उसमें ऑडिटर्स को बाकायदा तौर पे अपॉइंट किया जाता है, और 1 साल तक वो आमतौर पर अपॉइंट होता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। अब यहाँ क्लियर किया गया है रेगुलेशन में कि जो ऑडिट कमेटी है वो उनको उनके अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशंस दे सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। कोई भी कंपनी जो अपॉइंट करते हैं ऑडिटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ऑडिटर से मुतल्लिक, वो तमाम सर्विसेज ऑडिटर्स परफॉर्म करेंगे रेगुलेशंस के ताबे, जो रेगुलेशंस हमने डिस्कस किए हैं। वो इन रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए जो है अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे, और उनको इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स गाइडलाइंस हैं वो उनको कॉम्प्लायंस करेंगे, उनका उनको उनके मुताबिक जो है अपना ऑडिट का काम जो है उसको परफॉर्म करेंगे। और ये बात भी ज़रूरी है कि ऑडिटर्स जो है मैनेजमेंट फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करेंगे कंपनी के, क्योंकि उनका बेसिक फंक्शन ऑडिट है, तो सिर्फ ऑडिट का फंक्शन ही परफॉर्म करेंगे। कंपनी के मैनेजमेंट फंक्शंस में वो पार्टिसिपेट किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। और कोई भी कंपनी जो है ऐसे एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकती जो क्लोज रिलेटिव हो, स्पाउस हो, पेरेंट्स हो, डिपेंडेंट्स हो, या नॉन डिपेंडेंट चिल्ड्रन हो, किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के, किसी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट के, कंपनी सेक्रेटरी के, किसी भी डायरेक्टर के। तो यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि ये इनके क्लोज रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए जिनको एज एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। और हर कंपनी के लिए ये ज़रूरी है कि जब वो एक्सटर्नल ऑडिट को अपॉइंट करेगी तो उसमें मैनेजमेंट लेटर जो है उनको बाकायदा तौर पे इशू किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से विद इन 45 डेज। ऑडिट रिपोर्ट के विद इन 45 डेज जो है उनको लेटर्स जो है वो इशू किया जाएगा। और यहाँ पे ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर हैं वो कम्युनिकेट उनको किया जाएगा इन राइटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और उसके बाद उनकी अप्रूवल होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के साथ जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स होंगे वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स है इसमें रेगुलेशन नंबर 34 है। लिस्टेड कंपनी जो है फाइनेंशियल सेक्टर में, वो एक्सटर्नल ऑडिटर जो हैं हर 5 साल के बाद उनको चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। यानी एक ऑडिटर को अपॉइंट किया गया तो वो 5 साल तक तो चलो उन्होंने फंक्शन परफॉर्म कर लिया एनुअली, उनको जो है अपॉइंटमेंट उनकी होती रही, तो उसके बाद जो है वो उनको रोटेट कर सकते हैं लिस्टेड कंपनीज में। और इसमें ये है कि जो इंटरलिटेड कंपनीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो एक ही तरह के जो फर्म ऑफ ऑडिटर्स हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं अपने ऑडिट को कंडक्ट करने के लिए। तो फाइनेंशियल सेक्टर का जो टर्म यहाँ पे यूज़ की गई है जो ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल सेक्टर की जहाँ तक बात है उसमें बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, मुदारबास हैं, और इंश्योरेंस या तकाफुल कंपनीज इसमें आ सकती हैं।
और तमाम लिस्टेड कंपनीज जो हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा वो रोटेट करेंगी, जो हैं ऑडिटर्स हैं उनको 5 साल के बाद जो है उनको लाजमी तौर पर रोटेट करेंगी मास वाइज फाइनेंशियल सेक्टर के, जैसे कि हमने ऊपर जिक्र किया है। तो इसके साथ ही ये वाला जो हमारा लेक्चर है ये इख्तिताम पज़ीर होता है।